नमस्कार मित्रों, मैं मंत्राज स्टडी सर्कल से एसपी सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग आज पढ़ेंगे करंट अफेयर का एक तीसरा एपिसोड है। तो आइए हम लोग सबसे पहले एक देखेंगे कोटेशन क्या है। केवल ज्ञान ही ऐसा अक्षर तत्व है जो कहीं भी किसी अवस्था और किसी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमारा नॉलेज जो है, ज्ञान है, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। आप कोई भी पढ़ाई करते हैं, आपको भले ही जॉब ना मिले, लेकिन आपसे उसको जो है सीख बहुत ज़्यादा मिलती है। तो दोस्तों जो है, आप मेहनत करते रहिए, आपको जो है सफलता तो निश्चित मिलनी ही है, लेकिन मेहनत से पीछे नहीं हटना है। तो दोस्तों आइए हम लोग क्वेश्चन पहला शुरू करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किया 3 दिसंबर 2021 को इन्फिनिटी फॉर्म का उद्घाटन। तो इसमें देखो इन्फिनिटी फॉर्म क्या है, और ये हमारे पीएम जी इन्होंने स्टार्ट किया है। इसका जो है उद्घाटन किया 3 दिसंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। इन्फिनिटी फॉर्म, इसका मेन उद्देश्य दोस्तों है कि वित्तीय प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। यह कार्यक्रम गिफ्ट सिटी और ब्लूमबर्ग के सहयोग से भारत सरकार के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया गया था। तो देखो, इसमें फॉरम के पहले संस्करण में अगर बात करें हम लोग जो है 3 से 4 दिसंबर, कब 3 से 4 दिसंबर जो है ये चलेगा। तो ये इसमें जो है अगर संस्करण में अगर बात करें, कुछ देश हैं जो क्या है भागीदार देश हैं। तो कौन कौन से? पहले संस्करण में जो है इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और यूके इसमें भाग ले रहे हैं। तो देखो, यूके जो क्या है लंदन है, और दक्षिण अफ्रीका है साउथ अफ्रीका, और ये क्या है इंडोनेशिया है। तो ये यानी इसको ये फॉरम के पहले संस्करण में इनको शामिल किया गया है। तो इसमें जो बात करें, अगर कुल प्रतिनिधि हैं, लगभग 70 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इसमें इस जो है हमारे कैसे इन्फिनिटी फॉरम में 70 देश भाग ले रहे हैं। दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन इसका है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 137वीं जयंती 3 दिसंबर 2021 को मनाई गई। तो हाल ही में यानी कल भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कितनी 137वीं जयंती 3 दिसंबर 2021 को मनाई गई। तो दोस्तों देखो, हम लोग देखें, अगर बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे क्या थे, एक महान शिक्षाविद, एक महान ये है शिक्षाविद भी थे। उसके बाद में अगर बात करें इनका जो मेन पेशा क्या क्या था, ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। क्या थे? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। उसके बाद में शिक्षक और वकील थे। तो इनकी कौन सी 137वीं जयंती मनाई गई है, कब? 3 दिसंबर को। तो देखिए इधर अब ये इनका मेन राजनीति में शामिल होने के एक साथ साथ भी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और शिक्षक वकील भी थे। तो उन्हें महात्मा गांधी के कट्टर अनुयायी के रूप में भी जाना जाता है। तो देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति कब बने हैं? 1950 से 26 जनवरी 1950 से 1962 तक क्या है सबसे। इनका जो कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल कब से कब तक रहा है? इनका कार्यकाल जो है वो 26 जनवरी 1950 से 1962 तक, यानी सबसे लंबा कार्यकाल जो है ये कार्यकाल वाले राष्ट्रपति रहे हैं। अब देखो दोस्तों देखो, बात करें अगर हम लोग तो ये अनुच्छेद 52 आर्टिकल हमारे 52 से 62 तक किसका? राष्ट्रपति के उल्लेख व कर्तव्यों का निर्वहन करता है। 52 में कहा गया कि हमारे भारत का एक क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। किसमें कहा गया? आर्टिकल 52 में, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, इसकी नियुक्ति की बात करें तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति जो है वो कौन करता है? नियुक्ति सीजेआई करता है। कौन करता है नियुक्ति? इसकी सीजेआई। अब देखो, सीजेआई क्या होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वो इसकी कौन क्या करता है? नियुक्ति करता है। तो ये हमारे सबसे लंबे, अब तक किस देश के सबसे लंबे समय सेवा तक ये क्या है? राष्ट्रपति रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करें, यही बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें क्या है? आईएमएफ ने किया गीता गोपीनाथन को पहला उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। देखो, अभी हाल ही में हम लोग बात करें तो ये चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइज़र हैं। कहाँ पे? इकोनॉमिस्ट एडवाइज़र हैं हमारे आईएमएफ में। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड,
जो हमारी फंड देती है अंतर्राष्ट्रीय संस्था है IMF, तो उसने क्या किया है, गीता गोपीनाथन को पहला उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। यानी हम लोग अगर बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी निवर्तमान मीन्स जो वर्तमान में उनको जो है ये क्या मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथन को अपना पहला उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। तो अगर हम लोग बात करें ये कितने 3 साल के लिए फंड में पद धारण करने के बाद हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अपनी शैक्षणिक स्थिति में लौटाने के लिए 2022 तक जनवरी में IMF छोड़ने वाली थी, लेकिन इससे पहले उनको क्या बना दिया गया, उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। अब दोस्तों बात करें IMF, तो देखो IMF जो है वो हमारी क्या है, एक मॉनेटरी फंड वाली संस्था है। और इसके जो हेड हैं, जो हेड इसमें कौन है, इसकी हेड की बात करूँ तो क्रिस्टीना जॉर्जीवा जो है इसकी क्या है, वो हेड है। और मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, गीता गोपीनाथन। तो अब देखो गीता गोपीनाथन जो है उन्होंने किसका स्थान दिया है, FDMD जेफरी ओकामोटो का स्थान लिया है वर्तमान में इन्होंने, कितने, गीता गोपीनाथन। अब देखो एक हम लोग बात करें कि IMF की स्थापना कब हुई है, तो स्थापना कब हुई है, 1944 में एक सम्मेलन हुआ, इसका नाम था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। इसी में इसको क्या किया गया, इस सम्मेलन में इसको जो है कह सकते हैं कि इसकी स्थापना की गई 1944 में। और इसकी मेंबर की बात करें तो इसमें मेंबर जो हैं इसमें कितने हैं, 190 देश इसके जो है मेंबर हैं लगभग। इसका ऑफिस की बात करें तो हेड ऑफिस कहाँ इसका है, वॉशिंगटन DC। कहाँ है, वॉशिंगटन DC यानी USA में इसका क्या है, हेड ऑफिस है। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नासिक में शुरू हुआ अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन। अब देखो इस सम्मेलन का मेन उद्देश्य क्या है, इसमें क्या है, बहुत सारे कवि हैं और उसमें क्या हुआ, सबसे पहले हम लोग बात करें कि अखिल भारतीय मराठी सम्मेलन, ये कौन सा सम्मेलन था, मराठी सम्मेलन। और ये कौन सा था, 94वां अखिल भारतीय सम्मेलन था। 3 दिसंबर 2021 को नासिक यानी महाराष्ट्र, कैपिटल कहाँ है, मुंबई। तो इसमें यहाँ पर शुरू किया गया कब, 3 दिसंबर 2021 को। इसका उद्घाटन वरिष्ठ लेखक विश्वास पाटिल, कौन, वरिष्ठ लेखक हैं ये हमारे विश्वास पाटिल ने, इन्होंने क्या किया, सम्मेलन के पहले वैज्ञानिक अध्यक्ष डॉक्टर जयंत नार्लिकर की उपस्थिति में किया है। अब देखो इधर इसका मेन उद्देश्य क्या है, एक पालकी में प्रसिद्ध पुस्तकों उपन्यासों को ले आने वाला ग्रंथ डिंडी, महान मराठी कवि और उपन्यास स्वर्गीय VV शिरडवाकर के निवास से ये शुरू हुआ। तो देखिए हम लोग बात करें तो ये कहाँ अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब इसमें क्या है दोस्तों हम लोग देखते हैं, ये चक्रवात जवाद कहाँ देगा 5 दिसंबर को उड़ीसा के पुरी के पास दस्तक। अब देखो कब, 5 दिसंबर को यानी कल। अब हम लोग जो है देखें कि कहाँ आएगा, ये उड़ीसा के तट पर। अब आप मोस्टली अब देख, इससे पहले क्या आया था, गुलाब, फिर उससे पहले क्या है, तौकाते, उससे पहले क्या है, यास, निसर्ग, ऐसे अम्फान, बहुत सारे तूफान आए हैं 2020 से लेकर 21 में। अब अभी कौन सा आ रहा है, ये 21 में 5 दिसंबर को, इसका नाम है जवाद। अब तो दोस्तों क्या है कि जवाद का मतलब क्या होता है तो ये कहाँ टकराएगा, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट पे कुछ टकराने वाला है, कब, कल। तो देखो बंगाल की ये बन कहाँ रहा है, बंगाल की खाड़ी में। अब देखो इधर इसकी बात करें कि जवाद का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है उदार, क्या होता है, उदार होता है, इसका मतलब उदार होता है। और ये इसका नाम जो है जवाद किसने दिया है, ये दिया है सऊदी अरब ने। किसने दिया है, सऊदी अरब ने इसका क्या दिया, नाम दिया है। और इसकी स्पीड जो होगी लगभग, वो स्पीड आपकी होगी 100 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड होगी। यानी 100 किलोमीटर, आप जानते हैं 100 किलोमीटर पर आवर बहुत स्पीड होती है। उसके बाद में आप देखो बात करें कुछ चक्रवात आता कैसे है, तो चक्रवात जो है हमारा कैसे आता है तो मौसम की गर्मी से, यानी हवा में जो क्या होती है, हवा गर्म होकर अत्यंत कम वायु दाब, यानी गर्म होकर अत्यंत कम वायु दाब का क्षेत्र बनाती है, किसका, कम वायु दाब का क्षेत्र बनाती है। तो वहाँ क्या होती है, हवा जो है बहुत तेज़ी से ऊपर उठती है और ऊपर की नमी से मिलकर संघनन से क्या बनाती है, बादल तैयार करती है। क्या बनाती है, बादल। यानी वहाँ का क्या होगा, बहुत ज़्यादा हवा गर्म होकर अत्यंत कम वायु दाब का क्षेत्र बनाती है और हवा गर्म होकर ऊपर तेज़ी से उठती है और ऊपर की नमी से मिलकर इस संघनन का यानी बादल का निर्माण करती है। फिर उसके बाद क्या होता है, तो ये तेज़ वर्षा के साथ एक तूफान आता है, इसी को बोलते हैं चक्रवात। तो देखो इससे पहले जो कुछ चक्रवात आए हैं तो उसकी हम बात करें तो कौन कौन से, जैसे कि मान लो गुलाब,
ये कौन सा आया, इससे पहले गुलाब आया अभी। तो गुलाब इसका जो कहाँ टकराया, ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट पर टकराया। अब इसमें इसका नाम किसने दिया गुलाब, ये दिया पाकिस्तान ने। देखो दोस्तों, कुछ संस्था होती है कई देशों से मिलकर के, तो ये निर्धारित करती है अगला कौन क्या किसका इसका नाम कौन देगा। तो इसमें जो है गुलाब किसने दिया, पाकिस्तान ने। फिर अगला था एक और देख लें, जैसे हम तौकाते। तौकाते, तौकाते क्या है, तो ये भी क्या है, इसका नाम किसने दिया, इसका नाम दिया है म्यांमार ने दिया है। तो आपको ये नाम ध्यान रखने हैं, तो परीक्षा में ये पूछा जाता है। अब उसके बाद में तौकाते का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है छिपकली। छिपकली, इसकी जो है छिपकली इसका मतलब होता है, बोलती हुई छिपकली। फिर इसके बाद में कौन सा, इसके बाद में यास। अगर यास की बात करें, किसने नाम दिया, ओमान, ये नाम दिया था ओमान ने दिया था। उसके बाद में एक और आया था निसर्ग। कौन सा आया, निसर्ग, ये किसने दिया था, ये आपका बांग्लादेश ने दिया था। अगला जो है एक और था, इसका नाम है अम्फान। कौन सा, अम्फान। तो अम्फान जो नाम है वो किसने दिया था, वो दिया था अपने थाईलैंड ने, ये थाईलैंड ने नाम दिया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ हमारे तूफान जिनके नाम थे और किसने किसका नाम रखा। अगला हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्पेस एक्स। देखो ये क्या है, इसने स्टारलिंक इंटरनेट उपग्रहों को ले जाने वाले फाल्कन 9 रॉकेट का इसका जो है प्रक्षेपण किया है। तो उसमें क्या है, ये कहाँ से हुआ है, स्पेस फ्लोरिडा में, यानी स्पेस ये कहाँ की, अमेरिकन कंपनी है। कहाँ कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है। फ्लोरिडा के कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन तक पेलोड रूप में 48 स्टारलिंक इंटरनेट सेटेलाइट और 2 ब्लैक स्काई सेटेलाइट को ले जाने में सक्षम है। तो फाल्कन 9 रॉकेट को सफलतापूर्वक इसने लॉन्च किया है। और कब लॉन्च किया, ये इसने 2 दिसंबर को इसने लॉन्च किया था। तो ये स्पेस एक्स है क्या, 139 स्टार लिंक सैटेलाइट की श्रृंखला अपने परीक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों को कई देशों के दूरदराज क्षेत्रों तक कम विलंबता के साथ इंटरनेट कवरेज प्रदान करेगी। तो ये कौन है, इसको बोलते हैं फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया है, स्पेस एक्स के द्वारा प्रक्षेपण किया गया है। तो देखो इधर अब आगे हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये देखो अगला क्वेश्चन हमारा है, ये आपको दिख रहे हैं फोटो में, ये है पवन कुमार ने संभाला इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड में निदेशक के रूप में पदभार। अब देखो ये हैं, ये गेल क्या है, देखो आईजीएल क्या है, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। तो इन्होंने क्या किया, इसके डायरेक्टर बने हैं, ये इसका पदभार ग्रहण किया है। और ये इन्होंने जो है किसके स्थान बने हैं, अमित गर्ग के स्थान पर इन्होंने पदभार जो है ग्रहण किया है। अगला हम लोग बात करें तो देखो ये आईजीएल गेल लिमिटेड, यानी गेल जो है हमारी क्या है, ये महारत्न कंपनी है, भारत की क्या है, महारत्न कंपनी है। तो महारत्न मीन्स यानी जिसका टर्नओवर लगभग 1000 करोड़ से ऊपर हो, तो ये क्या महारत्न का दर्जा इसको कंपनी को दे दिया जाता है। तो महारत्न कौन, बीपीसीएल, आईजीएल, ये सब क्या है, यानी गेल, आईजीएल और गेल यानी गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड जो है, ये भारत की कैसी महारत्न कंपनी है। बीपीसीएल भी महारत्न है। तो दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उसका हेड ऑफिस की बात करें तो ये भी कहाँ है, दिल्ली में ही है। तो उसमें जो अगर इसकी बात करें कि गेल की स्थापना ये कब होती है, 19 अगस्त 1984 में इसकी दिल्ली में स्थापना होती है, किसकी, गेल की। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करें, एक आप लोग ये फोटो में देख रहे होंगे, कौन है ये, रविंद्र जडेजा। तो किनारा कैपिटल ने किया रविंद्र जडेजा को क्या अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो देखो, तो ये फिल्म फार्मा कंपनी है, कहाँ की, बेंगलुरु की। इसने रविंद्र जडेजा को अपना क्या बनाया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो साथ ही अगर बात करें हम लोग, एक इसकी साझेदारी कंपनी है, तो उसका मेन लक्ष्य क्या है, एमएसएमई के यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज को, इसको जो एंटरप्रेन्योरशिप जो है, इसको क्या करना, वित्त पोषण में अपना पहुंच को यानी इसको बढ़ावा देना है। तो इसमें जो है हम लोग बात करें कि 2011 में स्थापित फर्म ने अब तक 70,000 से अधिक संपार्श्विक मुक्त ऋण वितरित किए हैं। तो किनारा कैपिटल की योजना वर्ष 2025 तक क्या करना है, इसको 500% बढ़ाने की इसकी मेन योजना है। अगला हम लोग बात करें तो ये देखो, विक्टर एक्सेल्सन ताई तुजू इंग बने BWF प्लेयर। अब तो उसमें देखो बात करें हम लोग जो है, तो BWF ये क्या है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। तो ये कब 3 दिसंबर 2021 को सभी 8 विजेताओं को सम्मानित किया गया, कहाँ, कुआलालंपुर, मलेशिया की ये क्या है, राजधानी है। तो इसमें जो है, तो इसको देखो पुरुष और महिला प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया, किसको, डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन और ताइवान की ताई तुजू इंग को क्या मिला, BFW पुरस्कार और महिला प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो देखो एक है क्यू जिमो, चीन को पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर, और लीनी रात्रि ओक्टिला को इंडोनेशिया की फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द
चुना गया। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। तो BFW प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए हैं। उसके बाद में एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है, इफ़को। अब देखो दोस्तों, इफ़को क्या है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड। ये बहुत एक हमारी फर्टिलाइजर्स की पुरानी कंपनी है, यानी उर्वरक की, जो उर्वरक बनाने का काम करती है। देखो विश्व स्तर पर 300 सहकारी, ये सहकारी समिति है, यानी सहकारी कंपनी है लिमिटेड। तो कंपनियों में पहले स्थान पर इफ़को को मिला है। क्या, पहला स्थान, 300 सहकारी पूरे विश्व स्तर पर, तो यानी बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। तो भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ़को को विश्व स्तर की 300 सहकारी समितियों में क्या बना, नंबर 1 जो है सहकारी स्थान का नाम दिया गया है। अगर रैंकिंग की बात करें, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद GDP पर कार्योपात का ये अनुपात आधारित किया है। तो इसकी बात करें देखो, तो ये कैसी संस्था है, सहकारी संस्था है। तो सहकारी संस्था कैसे क्या होती है, यानी कुछ अर्ध सरकार का ये एक, जिस प्रकार से इसे कुछ कंपनियां हैं, तो सरकार का भी और प्राइवेट दोनों का सह स्वामित्व होता है। तो देखो, अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी जो सरकारी संगठन है द्वारा 10वीं वार्षिक विश्व सहकारी एक रिपोर्ट 2021 के अनुसार इसका जो है प्रथम स्थान, किसको, इफ़को को जो प्रथम स्थान दिया गया है, प्रथम स्थान दिया गया है। ये क्या करती है, यानी विश्व स्तर पर इसको प्रथम स्थान मिला है, और ये फर्टिलाइज़र को बनाने का कार्य करती है। इसको यूरिया जो आप लोग जो है खेतों में डालते हैं किसान लोग, वही। तो इसका देखो स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1967 में। कब होती है स्थापना, 1967 में। इसका हेड ऑफिस कहाँ है, न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। और इसके जो वर्तमान में फाउंडर हैं कह सकते हैं, ये कौन है, ये हमारे हैं पॉल पोथेन। कौन है, पॉल पोथेन, हिंदी में देखते हैं पॉल पोथेन इनका नाम है। तो इसके ये फाउंडर हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो ये को एक इम्पॉर्टेंट ये भी न्यूज़ निकल के आ रही है, आज से शुरू होगा लोक लेखा समिति PAC यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी के 100 वर्ष के जश्न का कार्यकाल। तो यानी PAC को बने हुए कितना हो गए, 100 साल। अब दोस्तों देखो, PAC का अगर हम गठन की बात करें तो 1919 का अधिनियम था। क्या था, 1919 के अधिनियम के द्वारा, और 1921 में क्या किया गया, इसका गठन किया गया, किसका, PAC का। तो इसलिए 2021 में क्या 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो उसी के 100 वर्ष के उपलक्ष्य में इसने क्या करेगी, जश्न का कार्यक्रम मनाया जाएगा। कब, 4 से 5 दिसंबर के बीच में। तो ये कार्यक्रम का उद्घाटन कौन करे, रामनाथ कोविंद इसका उद्घाटन कर रहे हैं। किसका, PAC यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो देखो इसको बोलते हैं लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति ये इसका कार्य क्या है, तो देखो मैंने दोस्तों बात करें अगर, तो कार्य की बात करें तो क्या करती है, तो भारत सरकार के खर्चों का लेखा जोखा करने की समिति है। यानी कौन सा, लेखा जोखा, यानी जितना खर्च होता है उसका लेखा जोखा रखती है। और वर्तमान में अगर हम लोग बात करें कि इसके जो PAC अध्यक्ष हैं, यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो कौन है, अधीर रंजन चौधरी इसके जो हैं क्या हैं, वो आपके अध्यक्ष हैं। तो देखो PAC के 100 वर्ष पूरा होने के समारोह में पाकिस्तान सहित 52 देशों को क्या किया गया, आमंत्रित किया गया था। तो इसमें देखो दोस्तों बात करें, उपराष्ट्रपति और राज्य के सभापति M वेंकैया नायडू, अध्यक्ष ओम बिरला यहाँ पे क्या करेंगे, उपस्थित रहेंगे। और रामनाथ कोविंद जो है हमारे प्रेसिडेंट साहब, ये भी उपस्थित रहेंगे, उपराष्ट्रपति उपस्थित रहेंगे। तो देखो दोस्तों, अगर बात करें, हम लोग बात की थी कि राष्ट्रपति जो है किस आर्टिकल में है, वो हमारे 52 में, या खुद है 52 से 62 तक जो है राष्ट्रपति के बारे में ये उल्लेख करता है। उसके बाद में ओम बिरला हमारे ये बात करें तो ये क्या है, ये हमारे जो है लोकसभा के इसमें स्पीकर है। क्या है, लोकसभा के स्पीकर हैं। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो PAC हमारी क्या है, ये कमेटी मतलब जो है लोक लेखा समिति जो है, इसका 100 वर्ष के उपलक्ष्य में क्या किया गया है, यहाँ पर एक कार्यक्रम का मतलब जो है उद्घाटन किया गया है। अगला हम लोग बात करें, ये भी एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे की नींव रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अब देखो दिल्ली गलियारा क्या है, तो दिल्ली गलियारा यानी जो हम इकोनॉमिक कॉरिडोर है, क्या है, इकोनॉमिक ये आर्थिक गलियारा। तो देखो आर्थिक गलियारा दोस्तों क्या होता है, तो इससे क्या होगा, जितने सारे जो हमारे यहाँ पर गुड्स यानी जो सर्विसेज वाले जो हमारे जो वाहन होते हैं, वही इस पर अधिक मात्रा में चलेंगे। जिससे क्या होगा, अब देखो इसमें इसको बनाने से तो 20 से 25 किलोमीटर की जो दूरी है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि इसका मेन मकसद जो बात करें हम लोग, तो उसमें 11 विकास परियोजनाएं शामिल हैं, जिसको आधार जो बना करके आधारशिला रखेंगे। तो दिल्ली से कहाँ तक, देहरादून आर्थिक गलियारा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे।
जंक्शन से देहरादून तक इसको शामिल किया गया है। अब देखो शामिल इसमें कौन कौन से बीच में डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे, तो देखो ये हरिद्वार इसमें होगा, फिर मुजफ्फरनगर ये हमारा यूपी का है, शामली भी यूपी का है। इसको जोड़ने के लिए 7 प्रमुख इंटरचेंज होंगे यानी स्टेशन बनाए जाएंगे। तो इसमें अप्रतिबंधित वन्य जीव आंदोलन के लिए एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर, ये 12 किलोमीटर, कितना 12 किलोमीटर, इसे बीच में ऐसे करके और इधर इधर क्या होंगे, ये सारे आपके वाइल्ड लाइफ ये आपके सेंटर्स होंगे बीच में, कितने 12 किलोमीटर। तो जो है काफ़ी जो कह सकते हैं कि वेजिटेशन वाली एरिया होगी, वहाँ से सीधा करके निकाला जाएगा, जिससे क्या होगा, टाइम कितना लगेगा, ये लगभग 2 घंटे 30 मिनट यानी 2.5 घंटे में दिल्ली से यानी वहाँ तक पहुँचा जाएगा। अब इसकी लागत की बात करें तो कितना लगभग लागत इसकी जो है बनाने में, इसको लागत आएगी लगभग 8300 करोड़ का जो है इसमें क्या लगेगा, फंड जो है दिया गया, एलोकेट किया है किसने, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार ने। उसके बाद में 3 दिसंबर को, कब यानी कल इसका उद्घाटन किया है किसने, हमारे जो पीएम जी ने यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बात करें दोस्तों, तो देखो ये है इंडियन नेवी डे, ये कब होता है 4 दिसंबर को, तो यानी आज क्या है इंडियन नेवी डे। तो भारत में जो है ये जीत की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। देखो ये, तो इसमें एक दोस्तों बात करें 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उसी के समय जो है कराची बंदरगाह पर हुए हमले को चिन्हित करने के लिए हर 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, भारतीय नौसेना दिवस। अब दोस्तों बात करें नौसेना, तो इसका हेड ऑफिस कहाँ है नौसेना का, इसका है दिल्ली में। कहाँ है, दिल्ली। और इसकी जो 2-3 कमान है, मैंने बताया था कि उत्तरी कमान, सॉरी उत्तरी नहीं, ये आपकी जो पूर्वी कमान ये कहाँ, विशाखापत्तनम में, उसके बाद केरला में, ऐसे 2-3 इसकी जो है कमान है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अब लोग बात करें भारतीय नौसेना, भारतीय सशस्त्र बलों की नौसेना शाखा है, जिसका नेतृत्व कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति। देखो कमांडर इन चीफ के रूप में काम करते हैं। तो भारत में कितनी सेना है, 3 सेना है। तो तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, वो जो है होता है आपका प्रेसिडेंट। कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। तो आपको ध्यान रखना है। तो नौसेना दिवस 2021 की थीम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी, यानी क्रेडिबल एंड कोहेसिव इसकी जो है मेन थीम है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका हेड ऑफिस जो कहाँ है, वो दिल्ली में है। फिर देखो दोस्तों एक नई और ये नया क्वेश्चन है, तो ये तितलियों की भूमि दजोंग में मिली तितली की नई प्रजाति, कहाँ पे, दजोंग, ये आपका सिक्किम की जगह है, यहाँ पर जो नई प्रजाति तितली की खोजी गई है, जो इसका कलर कैसा है, चॉकलेट वाटर फिल्टर नाम की नई प्रजाति का वैज्ञानिक नाम इसका है जोग्राफेटस ज़ियोंगिएंसिस भी है। तो नई प्रजाति क्या करेगी ये, तो इस प्रजाति जो है नई प्रजाति ग्वांगडोंग से जेड पांगी और हैनान चीन से जेड हैनानेंसिस के समान है। इसकी नई प्रजाति किसके, जो चीन के समान है, चीन में इसको जेड हैनानेंसिस के नाम समान है। यह 2015 के बाद पूर्वोत्तर से विज्ञान के लिए कैसी है, तितली की दूसरी नई प्रजाति के रूप में हमको जो है मिली है। तो दोस्तों हम लोगों ने देखे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो अगर नेक्स्ट की हम लोग बात करें, अगला सेशन जो है आपको जो है वो कल मिलेगा। तो हम लोग जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बारे में पढ़ा हम लोगों ने। तो दोस्तों जो है नेक्स्ट जो है हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।